लेकिन शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, क्योंकि इस खबर ने आज सबको चौंका दिया। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदे वाली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए इसके जरिए चंदा लेने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है, जिससे मतदान के लिए सही चयन होता है। इसके अलावा कोर्ट ने एसबीआई को 3 हफ्ते के अंदर चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए कहा है, जिसे चुनाव आयोग 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर डालेगा। इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा है और क्या निर्देश स्पेसिफिक दिए गए हैं एसबीआई को? साल 2018 में सरकार चुनावी बॉन्ड योजना लेकर के आई थी। इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाया। 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति के साथ अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो चुनावी बॉन्ड है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो चुनावी बॉन्ड है ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। किसी भी मतदाता को वोट देने से पहले अधिकार होना चाहिए कि वो राजनीतिक पार्टी को कहां से पैसा आता है, कहां जाता है, ये जानने का अधिकार उसको होना चाहिए, क्योंकि ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने और भी कड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टियों को अज्ञात तरीके से पैसा दिया जाता है, इसमें कहीं ना कहीं क्विड प्रो को हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एसबीआई को निर्देश दिए कि आप अभी भी जो अनकैश बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर उनको वापस कर दीजिए। इतना ही नहीं, जो भी अब तक 2019 से जितने भी बॉन्ड्स लिए गए हैं इसकी जानकारी एसबीआई को 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देनी होगी और इलेक्शन कमीशन को 13 मार्च तक ये जानकारी अपनी वेबसाइट के ऊपर डालनी होगी। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के ऊपर रोक लगा दी है और साथ ही इसे असंवैधानिक भी करार दिया है। जी शुक्रिया। तो असंवैधानिक तक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रोक तो लगा ही दी है, एसबीआई से हिसाब किताब की मांग रखी है, जैसा डिटेल हमें बता रहे थे यहां पर असीम। इधर वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि अब एसबीआई को सारी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। उन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और जो जमा करे गए, पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने खातों में जमा करे, उसका पूरा ब्यौरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, वो इलेक्शन कमीशन को दे और ये पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाए, जिससे कि जनता को पता लगे कि किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए। इधर राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को मोदी सरकार का स्कैम बताया है। इलेक्शन में बताया जाए देश की जनता को किस तरीके से बीजेपी ने, तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा स्कैम है। मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं कि कहाँ है स्कैम, वो बीजेपी के खिलाफ, तो ये साबित हो गया। कहाँ है स्कैम, ये तो आपके द्वारा ही है स्कैम किया हुआ। और ये एक राष्ट्रीय मूवमेंट बनना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों में इसमें शामिल होना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था, आज इस बात पर मोहर लग गई है। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने चुनावी बॉन्ड को लेकर सरकार पर हमला कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ब्लैक मनी कन्वर्शन स्कीम यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये मांग करती आ रही है, देश के अनेकों नागरिक और संगठन ये मांग करते आ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा है। वोट के बदले में, नोट के बदले में वोट का एक गोरख धंधा है और उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। अगर ये स्कीम को खारिज कर दिया गया है तो जो पैसा जिस राजनीतिक पार्टी को इस स्कीम द्वारा मिला था, क्या वो पैसा वापस भी करना पड़ेगा? क्योंकि अगर स्कीम ही गलत थी और स्कीम के तहत जितना पैसा आया है
उसको संविधान की वायलेशन बताया गया है, तो वो जो पैसा है उसका क्या होगा, ये जो फैसला है वो पढ़ के उसको संज्ञान में लिया जाएगा। हम समझते हैं कि जिस तरीके से देश के अंदर राजनीतिक भ्रष्टाचार को कानूनी दर्जा दिया गया, ये एक बहुत ही गंभीर बात है। और जो दावा करके आते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, वही जो है इस तरीके से कानूनी व्यवस्था जो है बना चुके हैं इस राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए। चलिए ठीक है, तो ये चुनाव प्रतिक्रिया है, राजनीतिक प्रतिक्रिया। अब यहां तक की मांग उठ गई कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है क्या उसको लौटाना पड़ेगा। तो चलिए यहां ये समझना बेहद जरूरी है कि ये सब कुछ था क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत होता क्या था, किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड काम करते थे, इसको लाने का पर्पस क्या था। तो हम इस विषय को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हमारे साथ है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, आप हमें बताइए, दर्शकों को बताइए कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा जो स्कीम था वो क्या था, किस पर्पस से लाए थे और किस तरह ये काम करता है। देखिए, दरअसल ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये लाया गया था इस पर्पस से कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी को कोई चंदा देना चाहता है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दे। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है आपको बताता हूं। वो एक बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास ये बॉन्ड होगा, एक कागज की तरह होता है, समझिए चेक की तरह, जिसके पास ये बॉन्ड होगा वो उसी का माना जाएगा। मिसाल के तौर पर ये रुपया देखिए आप, ये रुपया आपके हमारे पास है तो ये मेरा माना जाएगा, आपके पास है तो आपका माना जाएगा। तो फिर आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड लाया ही क्यों था। जो रुपया ही कहता जैसे पहले लेन देन था वैसे होता, लेकिन अंतर इस रुपया और इलेक्टोरल बॉन्ड में। वो अंतर क्या आपको बताता हूं। ये रुपया तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच से लेना होगा। ये रुपया 10 रुपए, 20 रुपए, 2000, 500 रुपए तक के होते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड इस अलग अलग डिनोमिनेशन में होता है, जिसमें आपको 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ तक के डिनोमिनेशन में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया जाता है। एसबीआई के चुनिंदा ब्रांच से आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते हैं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा है कि आपको इसी बैंक के खाते से जारी किया जाएगा। आप मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेने जाते हैं तो एसबीआई के जो चुनिंदा ब्रांच है वहां जाइएगा, कहिए कि मुझे 10 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप कैश दिए आपको बॉन्ड दे देगा, आपके खाते में 10 लाख रुपए होने चाहिए तब आपको बॉन्ड दिया जाएगा। वो खाता केवाईसी यानी नो योर कस्टमर की शर्तों को पूरा होना चाहिए, यानी खाते में पैन, आधार सब जुड़ा होना चाहिए, उसी खाते से वो जारी किया जाना था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वो बैंक खाते से पैसा डेबिट होगा, सीधा कैश देकर के बॉन्ड नहीं खरीदा जा सकता था। तीसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि ये जो बॉन्ड खरीदा जाना था, इस बॉन्ड की कुछ शर्तें थी कि राजनीतिक दल ही बॉन्ड ले सकते थे। जो राजनीतिक दल, खासतौर से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, वही बॉन्ड ले सकते थे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है बॉन्ड की, वो आप देखिए कि वो साल में 4 बार विंडो खुलता था 10-10 दिन के लिए, वो 4 अलग अलग महीने के लिए। उस 4 अलग अलग महीने में आप 10-10 दिन के लिए बॉन्ड खरीद सकते थे। और आम चुनाव के दौरान, चूंकि उस समय चुनावी चंदे ज्यादा आते हैं, तो आम चुनाव के दौरान ये बॉन्ड खरीदने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता था। तो ये पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने का था। अब बॉन्ड जारी जिस दिन हो गया उसके 15 दिन के भीतर भीतर बॉन्ड को एनकैश करना पड़ता था। यानी हमने बॉन्ड खरीद लिया, पॉलिटिकल पार्टी को देंगे, पॉलिटिकल पार्टी उसको बैंक में जमा कराएगी और 15 दिन के भीतर पैसा उसका आ जाना चाहिए, उसकी शर्तें थी। लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता था, यह भी ध्यान देने वाली बात है। अब ये खास बात ये थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड आपको बताना जरूरी नहीं कि कहां से किसने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। ये पॉलिटिकल पार्टियों को एक बड़ी छूट दी गई थी। नियम ये था कि 20,000 रुपए से ज्यादा अगर कैश आपको मिलता है तो आपको बताना होगा कि कैश किसने दिया। लेकिन अगर इलेक्टोरल बॉन्ड चाहे कितने का भी आपके पास क्यों ना आए, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आपको किसने दिया। यह सबसे बड़ी खासियत थी इलेक्टोरल बॉन्ड की। लेकिन यहीं पे पेच आता था, चूंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जारी होता था, तो यह था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो सरकार की कंपनी है, बैंक है, तो वहां से आसानी से पता चल जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने लिया था। तो यहीं से सारा मामला उठा था। खैर, ये 2018 में सरकार ने ये बॉन्ड लॉन्च किया था, इलेक्टोरल बॉन्ड, और 2018 में लॉन्च करने के बाद जो है अलग अलग समय पे पॉलिटिकल पार्टियों को बॉन्ड के जरिए डोनेशन मिला। मकसद ये था कि काले धन को रोका जाए, कैश में लेन देन ना हो, अकाउंट से पैसा जाएगा, बॉन्ड के जरिए जाएगा, तो एक तरह से गोपनीयता भी रहेगी और एक तरह से काले धन पर भी रोक लगेगी। अब तक एक आंकड़े के मुताबिक 16,000 करोड़ रुपए का डोनेशन जो है वो बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टियों को दिया जा चुका था। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये सारी चीजें, व्यवस्थाएं जो है अब रद्द
हो गई हैं। उनकी शर्तें क्या, हमारे सहयोगी असीम ने आपको बताया। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आई थिंक ये दर्शकों के लिए भी क्लियर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एग्जैक्टली क्यों लाया गया था, किस तरीके से काम करता है, पर्पस क्या था, और फाइनली जैसा बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये पूरी प्रक्रिया रद्द हो गई है। तो चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या होगा असर, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी बहस शाम 7:57 पर, क्योंकि अब चुनाव भी बिल्कुल नजदीक है और उस समय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आना एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। चुनावी बॉन्ड, खेल खत्म, आज का आवाज अड्डा। अब बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। एमएसपी की गारंटी के लिए आंदोलन कर रहे किसानों के साथ आज सरकार की अहम बातचीत होनी है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज चंडीगढ़ में किसान नेताओं से बात करेंगे। किसान मजदूर संघर्ष समिति के जनरल सेक्रेटरी सरवन सिंह पंढेर ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री को इन तीनों मंत्रियों से बात कर लेनी चाहिए। सरवन सिंह ने कहा कि हम प्रधानमंत्री से बातचीत करना चाहते हैं, उससे पहले हमें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाने दिया जाए। हम आज चाहेंगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो डेपुटेशन आ रहा उनसे खुद बात करें, बात करके किसानों की मांगों का आज हल करे। हम इस मोर्चे का सुखद हल चाहते हैं। हमारा बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं है, हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा मांगों को मानना सवाल है। भैया मनवाने के मिशन पे है, हमारी मांगे मानी जाए, या तो मांगे मान ले, शाम को पता चलेगा, या पीसफुली हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाए। किसानों के साथ बातचीत पर सरकार ने क्या तैयारी की है, ये भी देख लेते हैं। हमारे साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, क्या लगता है, 2 बार की तो बातचीत हो चुकी है, अब 3 मंत्री मिल रहे हैं किसानों से एक बार फिर, क्या कोई रास्ता निकल पाएगा, क्या उम्मीद है? आज किसान आंदोलन का तीसरा दिन है। अब तक सरकार और किसानों के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। अभी तक दोनों के बीच में किसी भी बात पर सहमति नहीं बनी है। सरकार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि सरकार उन्हें एमएसपी गारंटी दे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करे, लेकिन अभी भी दोनों के बीच में, सरकार और किसानों के बीच में बातचीत का रास्ता बंद नहीं हुआ है। कल देर शाम को सरकार ने किसानों से बातचीत की थी और किसानों से को दोबारा से बैठक में आने का न्योता दिया था। आज देर शाम को चंडीगढ़ में दोबारा से बैठक होने वाली है। इस बैठक के अंदर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय मौजूद होंगे। जो 16 फरवरी को संयुक्त मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया है, तो उम्मीद है कि इस बैठक के अंदर किसी तरह का हल निकलेगा, किसान अपना आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार होंगे। तो हम सब लोगों की नजरें इस बैठक के ऊपर रहेंगी कि यहां से किस तरह का कोई फैसला निकल करके आता है। जी बिल्कुल, इस बैठक पर नजर रहेगी कि क्या कोई सहमति किसानों और सरकारों के बीच में आज की बैठक के बाद बन पाएगी। इधर आज पंजाब में किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया। दिल्ली के रास्ते में उन पर आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाए जाने के खिलाफ किसानों ने 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का रेल रोकने का अभियान चलाया। इसके चलते कई ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है, जबकि कुछ ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं। किसान अंबाला, बरनाला, भटिंडा जैसे स्टेशनों पर और यहाँ वहाँ पटरी पर धरने के लिए बैठे हुए दिखाई दिए। इसके अलावा किसानों ने 4 घंटे तक टोल प्लाजा फ्री करने का भी ऐलान किया था। इधर दिल्ली की सभी सीमाओं की मजबूत किलेबंदी, किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा बॉर्डर की किलाबंदी कर दी गई है। यहाँ पर टिकरी, सिंधु और झरोद बॉर्डर की सीमाएं पूरी तरह से सील हैं, ताकि किसान अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ राजधानी में ना घुस पाएं। वहीं उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाले चिल्ला गाजीपुर बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से एंट्री एग्जिट पॉइंट पर बैरिकेड्स, लोहे की कीलें और कंक्रीट के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। चलिए, इन तमाम खबरों के बाद अब बाजार का भी जरा जायजा ले लेते हैं, कैसा रहा आज बाजार। तो निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में खरीदारी का माहौल था। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 228 पॉइंट चढ़ा, 72,000 के ऊपर बंद हुआ और इधर निफ्टी भी बढ़त के साथ 21,911 पर बंद हुआ। थोड़ा और बढ़ता तो 22,000 का लेवल छूता, लेकिन आज हरे निशान में दोनों इंडेक्स बंद हुए। हमारे साथ हैं सुमित, जिनसे हम बाजार का हाल समझेंगे। तो सुमित, आज किन सेक्टर्स में और शेयर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था?
देखिए आज वैसे तो रेंज बाउंड ट्रेड था, लास्ट आवर में बढ़िया अप मूव आया, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप अच्छी खरीदारी थी। तो इंडेक्स के टॉप गेनर्स में आज आपको M&M दिखाई पड़ेगा, 6.5% की शानदार तेजी। BPCL लगातार दूसरा दिन चपकी तेजी में 4.5% का उछाल। पावर ग्रिड 3% ऊपर और ONGC करीब 3% का उछाल यहां देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में अपोलो हॉस्पिटल 2% नीचे, एक्सिस बैंक 2% नीचे, ITC 2% नीचे और करीब HUL भी 1.5% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद हुआ। साथ साथ मिड कैप गेनर्स में ऑयल इंडिया शानदार तेजी 13% की, टोरेंट पावर 7% ऊपर, पोली कैप बढ़िया तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी और HPCL करीब 6% के आसपास का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में जी एंटरटेनमेंट 6% नीचे रहा, पेटीएम लोअर सर्किट पर रहा, मैक्रोटेक डेवलपर 3.25% नीचे और ग्लैंड फार्मा नंबर्स के बाद करीब 3% के आसपास बिकवाली यहां देखने को मिली। F&O में भी आज टॉप गेनर रहा M&M, साथ ही साथ पॉली कैप एक बढ़िया क्लोजिंग इसने दिखाई। HPCL और एम्फेसिस दोनों में 6% के आसपास का उछाल देखने को मिला। F&O के टॉप लूजर्स में जी एंटरटेनमेंट, वेदांता 4% के आसपास बिकवाली यहां रही। मुथूट फाइनेंस और AB फैशन करीब 2 से 2.5% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। जी बहुत शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। तो ये था आज का बाजार और अब यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और इंटरेस्टिंग खबर अभी आपके लिए बाकी है। मसलन दिल्ली के बजट के बारे में बात बताएंगे आपको, साथ में राजकोट टेस्ट में आज बहुत कुछ अलग हुआ, नया हुआ, वो सारी जानकारी छोटे से ब्रेक के बाद।